नमस्कार। इस वीडियो में प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के नामकरण पर मैं बातचीत करूंगा। कथाकार और उपन्यासकार प्रेमचंद, जिन्हें हम आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकारों के अग्रणी कथाकार के रूप में मान सकते हैं और मानते भी हैं। जितनी भी कहानियां उन्होंने लिखी वे लगभग सारी की सारी भारतीय ग्रामीण जीवन की सशक्त झांकी हमारे सामने रखती हैं। गांवों में महाजनों का चित्रण हो, चाहे किसानों का अभावग्रस्त चित्रण हो, वह ग्रामीण जीवन की झांकी का सुंदर, सजीव और सहज चित्रण प्रेमचंद करते हैं। पूस की रात, डिग्री के रुपए, बलिदान, विध्वंस, सवा सेर गेहूं, मंदिर, कफन, सुजान भगत, बेटी का धन, मुक्ति मार्ग, कितनी ही कहानियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि ग्रामीण जीवन का चित्रण, वह भी यथार्थ रूप में करने में प्रेमचंद की जो रुचि थी वह शायद किसी और कहानीकार में नहीं मिलती। कुछ कहानियां, यद्यपि कुछ कहानियां उनकी नागरिक समाज आदि का चित्रण करती हैं, नारी जीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत करती हैं, पारिवारिक जीवन का के विविध चित्रों का भी उनकी कहानियों में चित्रण हुआ है। लेकिन प्रेमचंद जिस चीज को लेकर जाने जाते हैं वह है उनके ग्राम्य जीवन के सजीव और यथार्थ वातावरण को प्रस्तुत करना। नामकरण की यदि बात करें तो साहित्य की चाहे कोई भी विधा क्यों न हो, सबसे पहले उसके नामकरण पर ध्यान दिया जाता है। कविता का जब नामकरण किया जाता है तो पात्र विशेष के नाम पर कविता का नाम रख दिया जाता है। कहानी के नामकरण में भी कई बार यह होता है कि किसी न किसी पात्र के नाम पर नामकरण हो जाता है। नारी पात्र है या पुरुष पात्र है, जैसे प्रसाद जी की कहानी है मधुलिका। ऐसे ही किसी भी पुरुष पात्र के आधार पर भी नामकरण हो सकता है। प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दरोगा। यदि देखें तो पुरुष पात्र जो उसके अंदर है उसी के आधार पर उन्होंने भी नामकरण किया। कई बार किसी संदर्भ विशेष के आधार पर भी कहानी का नामकरण हो जाता है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। प्रसाद जी की कहानी है आकाशदीप। कई इस तरह के नामकरण होते हैं। कई बार कहानी का नामकरण प्रतीकात्मक भी होता है, जैसे मानसरोवर के हंस है, पठार का धीरज है। और कहानी लेखन में कहानी के नामकरण के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, जिनके आधार पर कहानीकार अपनी कहानी का नामकरण करता है या कर सकता है। अब नामकरण चाहे जो भी हो या उसका आधार जो भी हो, लेकिन नामकरण के पीछे जो एक भावना होती है वो यह होती है कि नामकरण इस तरह का होना चाहिए जिससे कहानी की विषय वस्तु, उसका उद्देश्य और उसकी मूल संवेदना का सहज भाव से ज्ञान हो सके। कहानी का नामकरण ऐसा होना चाहिए कि पाठक नाम को, शीर्षक को पढ़ते ही उसे पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। नाम पढ़ने के साथ ही कहानी की कथा वस्तु का उद्घाटन हो जाए, विषय वस्तु का एक अनुमानित बिंब पाठक के हृदय में, मानस में उभर कर आ जाए। अगर कहानी के नामकरण द्वारा ये सब चीजें भली भांति स्पष्ट हो जाती हैं तो कहानी का नामकरण सार्थक माना जा सकता है, नहीं तो
आलोचक कहानी के नामकरण या किसी भी कृति के नामकरण को दोषपूर्ण मान सकते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात का नामकरण एक काल और घटना से रूबरू कराता है। यद्यपि यह नामकरण किसी भी रूप में सांकेतिक न होकर अभिधात्मक ही है, लेकिन यह नामकरण पूरी तरीके से रोचक है, संक्षिप्त है, स्पष्ट है और सार्थक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम इस नाम की सार्थकता से संबंधित कुछ बातें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पूस की रात, पूस पौष के महीने का एक तद्भव रूप है। पौष को पूस, पौष का महीना भारतीय पंचांग के अनुसार, तो पौष के महीने में सर्दी बहुत ही तेज होती है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी होती है और किसान द्वारा ऐसे मौसम में अपने खेत में खड़ी फसल की रखवाली करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह खेत में फसल की रखवाली नहीं करता है तो उसकी फसल नील गाय या दूसरे पशुओं, जंगली सुअरों आदि द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो पूस की रात का महत्व हमारे लिए भले ही ना हो, लेकिन एक किसान के लिए बड़ा कठिन काम है पूस की रात अपने खेतों में बिताना। और जब उस पौष की रात में सर्दी बढ़ जाती है, ठिठुरन बढ़ जाती है, तब हमारी पूस की रात कहानी का एक अकर्मण्य किसान हल्कू उसकी चपेट में आ जाता है। उसे जबरन जबरदस्ती खेत की रखवाली के लिए जाना पड़ता है। उसके पास एक कंबल तक नहीं है जिससे वह अपनी उस सर्दी से रक्षा कर सके। पूस की रात में उसे भारी सर्दी में खुले आसमान के नीचे ठिठुरना पड़ता है और हमारी कहानी का पूर्ण कथानक इसी पूस की रात के आसपास घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमारी दृष्टि से पूस की रात शीर्षक सबसे उपयुक्त शीर्षक है। किसान के साथ साथ सेठ, साहूकार आदि भी पूस की रात में ऋतु की प्रतिकूलता को समझते हैं। वे जानते हैं, समझते हैं कि यह समय खेत में रखवाली का है, खेत में फसल खड़ी है, किसान का सारा ध्यान अपनी फसल पर है, फसल को काटेगा, उसे बेचेगा, तब जाकर कहीं उसे कुछ मिलेगा। लेकिन उनकी दृष्टि में किसान की समस्या कोई समस्या नहीं है, किसान की अभावग्रस्तता कोई अभावग्रस्तता नहीं है। उन्हें तो केवल अपने दिए हुए पैसों का मूल या ब्याज चाहिए ही चाहिए, चाहे किसान किसी भी तरह से उन्हें दे। मजदूर मजदूरी करके अपना पेट भर सकता है, नौकरी शुदा व्यक्ति नौकरी कर कर अपना पेट भरता है, लेकिन जब किसान की बात आती है तो उसके सामने उसकी आजीविका का एकमात्र एक ही चीज उसके सामने है, उसके खेत में खड़ी फसल। अगर उसके खेत में खड़ी फसल मौसम की मार से या जानवरों, जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाए तो उसका सारा परिश्रम बेकार हो जाता है। अब पूस की रात के समान उसके लिए अपना जीवन यापन भी करना कष्टकारी हो जाता है, कष्ट साध्य हो जाता है। एक पूस की रात में हल्कू की सारी फसल को चौपट करवा दिया। हल्कू ने यह सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
नील गाय खेत को चर रही है, फसल को नष्ट कर रही हैं, लेकिन हल्कू को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अकर्मण्यता द्वारा, आलस्य द्वारा वो यही सोचकर नहीं उठता कि चलो अगर फसल ही न रहेगी तो खेत में रात को रखवाली भी न करनी पड़ेगी, फिर इस पूस की रात से क्या डरना, और वह नील गायों को खेत नष्ट करने देता है। तो इस प्रकार से वो पूस की रात उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है। इस तरह से हम देखें तो सभी तथ्यों के आधार पर हमारे सामने स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का शीर्षक पूरी तरह से स्पष्ट है, संक्षिप्त है, सरल है, सार्थक है और औचित्यपूर्ण है। जो भी नामकरण उन्होंने इसका पूस की रात किया है वह